नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी और आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक है प्रयोजन मूलक हिंदी यानी सूचना प्रौद्योगिकी। इस टॉपिक की समझौते से पहले एक बात करें तो आप जब भी इस टॉपिक को समझ रहे हैं आप अपनी पाठ्य पुस्तक अपने साथ रखेंगे ताकि जो भी आपको कठिन शब्द लगे या तो वाक्य लगे आप उनको नोट करते जाइएगा। यह टॉपिक ऐसा है जो हमारे विभागशी में पेपर में जो हमारा विभागशी है उनमें लास्ट क्वेश्चन है जिनमें एक एक मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें इस टॉपिक से हमें 1 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं इस टॉपिक की, तो इनका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी यानी सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? सूचना का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन और प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनके बारे में हमें क्या करना है, पूरी जानकारी प्राप्त करनी है और इनमें कुछ उपादान दिए गए हैं जिनका हमें अभ्यास करना है। आगे हम देखें तो सूचना का अर्थ होता है जानकारी या तो ज्ञान प्राप्त करना, तथा प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है तकनीकी या तो टेक्नोलॉजी। सूचनाएं आंकड़ों के संसाधन से प्राप्त होती है तथा आंकड़ों का भंडार, प्राप्ति, सुधार और संसाधनगत कार्य इसके अंतर्गत आते हैं तथा इनका उपयोग विशिष्ट प्रयोजनमूलक क्षेत्र के कार्य हेतु होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के 3 घटक हैं, इंफॉर्मेशन, आंकड़े और नॉलेज महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके विविध उपादान यहाँ कुछ दिए गए हैं। बात करें सबसे पहले तो आज हम देखते हैं कि हमारा जो युग चल रहा है यह एक कंप्यूटर का ज़माना है और कंप्यूटर पर आधारित कार्य होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कई क्षेत्रों में समाया हुआ है, चाहे आप रेलवे क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र लीजिए, बैंकिंग, शिक्षा, जितने भी हमारे क्षेत्र है उन सभी में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक समय में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, इनमें मुख्य आधार और औजार भी कंप्यूटर है और कंप्यूटर में ऐसी कौन सी युक्तियाँ होती है जिनके द्वारा हम सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, जैसे चाहे इंटरनेट हो, इंट्रानेट हो, मोडेम, सर्वर, ब्राउजर, क्या कोई भी उपादान है जिनके बारे में आज हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी है। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर है एक डेटा। डेटा क्या होता है, शायद आप में से कुछ बच्चे इनके बारे में जानते हैं। तो डेटा ऐसा स्थान संग्रहित करने वाला पूरक है जिसको कंप्यूटर या मोबाइल के सीपीयू मेमोरी में स्थान दिया जाता है, जिसमें यह रक्षित रहता है तथा किसी प्रोग्राम को शुरू करने, गति देने और स्थगित करने के कार्य में डेटा एक माध्यम की तरह प्रयोग किया जाता है। डेटा शब्द के कई मतलब हैं, जैसे सूचना, ज्ञान। यह शब्द डेटा से संबंधित है। डेटा केवल कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, कोई भी सूचना को भी हम डेटा कह सकते हैं। डेटा का मतलब है तथ्य या आंकड़ा। डेटा का उपयोग किसी इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं को तैयार करने के लिए किया जाता है और इंटरनेट की दुनिया में डेटा का क्या मतलब है, हम कहें तो कोई फ़ोटो है, वीडियो गेम्स है या तो म्यूज़िक है, तो ये सभी एक रूप में डेटा के रूप में हम जानते हैं। यहाँ हमने डेटा को देखा कि वह एक प्रकार से क्या होता है, ज्ञान होता है या तो आंकड़ा होता है, जो कंप्यूटर में क्या होते हैं, इन आंकड़ों को, सूचनाओं को उनके स्थान को संग्रहित करने वाला यह पूरक है जो जिसको कंप्यूटर या मोबाइल के सीपीयू मेमोरी में स्थान दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो डेटा है, हमने देखा कि वह क्या करता है, सूचनाओं को संचालित करता है या तो सूचनाओं को संग्रहित करता है। तो ये सभी काम किस में होते हैं, कंप्यूटर में। तो आज हम देखें कि कंप्यूटर के द्वारा हम पूरी दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर कार्य कर सकते हैं और कैसा कार्य कर सकते हैं, बहुत ही झड़प से, बहुत ही गति से इस कार्य को हम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। इनका मुख्य तौर से 3 काम होता है। पहला होता है डेटा को लेना, डेटा का प्रोसेसिंग करना और तीसरा है प्रोसेस डेटा को दिखाना। अब बात करें तो कंप्यूटर को दिमाग का मशीन रूप भी कहा गया है। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप मूलतः गणना करने वाली मशीन के रूप में था, परंतु अब इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ शब्दों, आंकड़ों, संख्याओं और चित्रों की सूचनाओं को उसके स्मृति कोश में संचित किया जाता है और इस प्रकार यह अपने आधुनिक रूप में जटिल से जटिल काम कर सकता है।
जटिल से जटिल काम करना यानी कठिन कार्य को भी वह आसान बना देता है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी क्षमता यानी शक्ति है तेज गति से कार्य करना और उसमें निश्चिंतता लाना। आमतौर पर हम जिन कंप्यूटरों को देखते हैं उन्हें पीसी या तो पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, परंतु अब ये छोटे छोटे रूप में भी हमारे सामने आने लगे हैं। लैपटॉप यानी ऐसा छोटा छोटा कंप्यूटर जिसे आप अपने साथ लेकर कहीं भी जा सकते हैं और अपनी गोद यानी लैंप पर रख कर भी काम कर सकते हैं। तो पाम टॉप कंप्यूटर इससे भी छोटा होता है और इसे आप अपनी हथेली यानी पाम पर रख कर काम कर सकते हैं। पाम टॉप में हालांकि पीसी जितने फीचर नहीं होते हैं यानी विशेषताएं नहीं होती है, लेकिन इनका और विकास अब भी जारी है। हमने देखा कि कंप्यूटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य झड़प से कर सकते हैं। पहले तो हम देखें तो उनका प्रारंभिक रूप गणना करना था, लेकिन जैसे जैसे आधुनिक समय चलता जा रहा है तो ये कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं। कोई भी व्यक्ति घर बैठे कंप्यूटर के द्वारा अपना कार्य आसानी से पूरा कर सकता है। तो ये कंप्यूटर एक प्रकार से दिमागी मशीन रूप है जो हमें कोई भी कार्य आसान करने में हमारे लिए मदद रूप होते हैं। तो कंप्यूटर आज मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। उनमें देखें तो कई ऐसे पार्ट है, डेटा है, सर्वर है, इनका अपना क्या महत्व है उनके बारे में आज यहाँ आगे जानकारी देखें तो आगे आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आखिर होते क्या हैं उनके बारे में यह जानकारी देखें तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके आधार पर आप दोनों को समझ सकते हैं हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। पहले पूरा परिचय को देख लें तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत ही प्रचलित शब्द है। क्या है ये? बहुत ही प्रचलित शब्द है। ये दोनों कंप्यूटर के अभिन्न अंग कहलाते हैं, एक दूसरे के बिना किसी का महत्व नहीं है। हार्डवेयर का मतलब हम मशीन से लगा सकते हैं जिसमें मॉनिटर, कुंजी पटल यानी कीबोर्ड, केंद्रीय संसाधन यानी सीपीयू, माउस और मुद्रक यानी प्रिंटर शामिल है। तो सॉफ्टवेयर कई तरह के प्रोग्रामों का एक सेट होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो कंप्यूटर को काम करने के लिए योग्य बनाते हैं। यह हमारा एक एक मार्क्स का प्रश्न है, हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो हम देखिए कि हार्डवेयर का मतलब एक मशीन से लगा सकते हैं जिसमें मॉनिटर, कुंजी पटल, केंद्रीय संसाधन, माउस और मुद्रक शामिल है। सॉफ्टवेयर कई तरह के प्रोग्रामों का सेट होता है जो कंप्यूटर को काम करने के योग्य बनाता है। वास्तव में कंप्यूटरों की स्मृति में आंकड़े और प्रोग्रामों को संग्रह किया जा सकता है। प्रोग्राम एक विशिष्ट क्रम में जरूरी आदेशों की पूरी श्रृंखला भी होती है। विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न यानी पूर्ण करने के लिए विकसित प्रोग्रामों की सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो तरह के होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटरों को कमांड देकर अपनी मर्जी से काम ले पाते हैं। सिर्फ दो प्रकार में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आखिर वे क्या होते हैं उनके बारे में हम देखें तो आपके सामने दो चित्र दिए गए हैं, हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो हमने पहले देखा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक होती हैं। जैसे हमारे आत्मा और शरीर एक दूसरे के बगैर दोनों बेकार है। यदि हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर किसी काम का ही नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह बंडल होते हैं कोई भी काम करने में सहायक होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कार्य करते हैं। आपके कंप्यूटर और मशीन को चलाने में सॉफ्टवेयर सहायक होते हैं। इन्हें आप छूकर नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो यह हार्डवेयर को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। आप कंप्यूटर लाते हैं तो उनमें जो भी विंडोज़ है वो भी एक सॉफ्टवेयर है। वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, आप यहाँ देख सकते हैं, उनके कुछ चित्र दिए गए हैं। ये सभी एक प्रकार से क्या है? सॉफ्टवेयर है जो हमें कंप्यूटर में चलाने में मदद रूप होते हैं। इन्हें हम छूकर नहीं देख सकते हैं परंतु उनका महसूस कर सकते हैं। यह हार्डवेयर को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। फिर आगे हम देखें तो वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, ये सभी एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है। गाना सुनते हैं कंप्यूटर में, वीडियो प्ले करते हैं तो भी यह एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। हमने देखा कि एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों हमें एक मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, उनके दोनों नाम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने में क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। और
वे सिस्टम सॉफ्टवेयर यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना है तथा इसे काम करने के लिए लायक बनाना होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? यहाँ आपके सामने चित्र दिया गया है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के सारे मशीनी हिस्सा होते हैं या सारी मशीन होती है जिन्हें आप छू कर देख सकते हैं, जैसे कोई मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, प्रिंटर है, स्पीकर है, वे सभी क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर को ठीक तरीके से चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इसी तरह दोनों कंप्यूटर के अभिन्न अंग हैं और एक दूसरे के बिना किसी का महत्व नहीं है। आपने यहाँ देखा कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो हार्डवेयर क्या है? जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये कंप्यूटर के मशीन है, कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं प्रिंटर है, माउस है, सीपीयू है, जिन्हें हम हार्डवेयर के रूप में जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को एक प्रकार से कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं और ये दोनों कंप्यूटर के अभिन्न अंग कहलाते हैं, इसलिए इन्हें एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। अब हमने यहाँ पर देखा कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। आपको एक एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाता है सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, वे किस प्रकार कार्य करते हैं। आगे हम देखते हैं फ्लॉपी। फ्लॉपी क्या होता है मित्रों? शायद आप लोगों ने इनके बारे में सुना भी होगा या तो इनके बारे में कुछ जानते भी होंगे। देखते हैं फ्लॉपी क्या है। आप सभी लोग पेन ड्राइव के बारे में जानते हैं। तो पेन ड्राइव का कार्य क्या होता है? पेन ड्राइव के माध्यम से हम एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में लाने या ले जाने का कार्य करते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि हमारा कंप्यूटर एक स्थान पर रखा हुआ है तो उसको हम एक स्थान से डेटा को दूसरे स्थान पर ले जाकर किस प्रकार देखते हैं, तो हम यह कार्य पेन ड्राइव के द्वारा करते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क भी वही है। जब पेन ड्राइव नहीं थे तब पेन ड्राइव की जगह यह फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क में यहाँ पर एक समस्या यह थी कि जिनमें बहुत कम डेटा रख सकते थे। फ्लॉपी डिस्क एक ऐसी डिस्क थी जिसमें फ्लॉपी से हम डेटा ले जाकर किसी कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर में डेटा डाल सकते थे और डेटा स्टोर करने का माध्यम होते थे। आप यहाँ कुछ चित्र देख सकते हैं। यह ऐसी छोटी छोटी फ्लॉपी डिस्क होती हैं जिन्हें आप अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकते हैं। यह एक प्रकार से मेमोरी होती है। इनमें बहुत कम डेटा सेव कर सकते हैं। डेटा स्टोर करने में इनका उपयोग होता है। पहले के समय में जब पेन ड्राइव ऐसी कोई साधन नहीं होते थे तो ऐसी फ्लॉप डिस्क का प्रयोग किया जाता था। जिस तरह हम पेन ड्राइव के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं और उन पर एक जगह से दूसरे जगह के कंप्यूटर में हम डेटा को देख सकते हैं, वही कार्य क्या है? फ्लॉपी करती है, जो पहले आज हम पेन ड्राइव के द्वारा करते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव में काफ़ी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो उनके सामने देखिए तो फ्लॉपी एक ऐसी थी जिनमें हम कम डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि कंप्यूटर में हम डेटा यानी आंकड़े एकत्र करते हैं या उन पर काम करते हैं। फ्लॉपी डिस्क इन आंकड़ों और सूचनाओं को एकत्र करने का काम करती है। एक तरह से हम इसे डिजिटल फाइल भी कह सकते हैं। यह बाजार में बहुत ही सस्ती मिल जाती है। एक कंप्यूटर से आंकड़े इसमें स्टोर कर हम दूसरे कंप्यूटर में ले जाकर देख सकते हैं। आज वह कार्य हम पेन ड्राइव के माध्यम से कर रहे हैं। जब भी पेन ड्राइव आए हैं तो इनका महत्व थोड़ा कम होने लगा है। आखिर वे क्या होते हैं? इनके कुछ चित्र आपके सामने दिए गए हैं जो बाजार में हमें मिल जाते हैं और देखें तो बहुत सस्ती, इनका खर्च भी बहुत ही कम है और हम इन्हें कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? एक कंप्यूटर के आंकड़े इसमें स्टोर कर हम दूसरे कंप्यूटर में ले जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो यह कार्य था फ्लॉपी का। अब बात करते हैं आगे सीडी रोम के बारे में। आपके सामने यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है। तो सीडी रोम क्या है? इनका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रोम ओनली मेमोरी होता है। एक मार्क्स के प्रश्न में यदि पूछा जाए तो ये हमारा एक मार्क्स का प्रश्न भी है कि इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रोम ओनली मेमोरी होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क नाम से ही स्पष्ट होता है कि इनमें काफ़ी अधिक सूचनाएं एकत्र की जा सकती है। फ्लॉपी के सामने देखें तो यह थोड़ी बड़ी होती है। इस छोटी डिस्क के नाम में रीड ओनली मेमोरी भी जुड़ा है। इनका मतलब क्या होता है? सिर्फ हम इन्हें रीड कर सकते हैं, उनको बार बार
पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें एकत्र सूचना को कंप्यूटर पर सिर्फ पढ़ा जा सकता है। सीडी रोम जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं उन्हें हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। फ्लॉपी की तरह इसमें आप अपने कंप्यूटर से सूचना एकत्रित नहीं कर सकते हैं। लगभग 2 दशक पहले जब पहली बार इन्हें बनाया गया था तो इनका आकार 12 इंच हुआ करता था, लेकिन अब यह 12 सेमी की छोटी डिस्क होती है। आप देखेंगे तो डीवीडी या तो होते हैं उनका यह एक छोटा रूप भी कह सकते हैं। म्यूजिक सीडी जैसे ही सीडी जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, जिन्हें सीडी रोम कहलाती है, जिसमें लिखने एवं पढ़ने सीडी ड्राइव एवं राइटर की आवश्यकता होती है। रोम शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ रीड ओनली मेमोरी सीडी होता है। जो सीडी रोम होती है उनमें आपने एक बार डेटा डाल दिया तो फिर उस डेटा को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उन्हें बार बार पढ़ सकते हैं, इसलिए उसे रीड ओनली मेमोरी कह सकते हैं। आज के समय में सीडी रोम का महत्व कम होने लगा है क्योंकि आज लेटेस्ट कंप्यूटर सामने आ रहे हैं। सीडी रोम में एक बार डेटा डालने के बाद उनमें डिलीट नहीं कर सकते, या तो ना उनमें उसे हटाकर कुछ और नहीं डेटा डाल सकते हैं। एक बार जो डाल दिया वही हम उन्हें क्या कर सकते हैं, दूसरी बार दूसरे कंप्यूटर में भी हमें उन्हें सिर्फ पढ़ सकते हैं, उनमें और कोई डेटा नहीं हटाकर नहीं डाल सकते हैं। तो आगे हम कहें कि पेन ड्राइव ऐसी है जिनमें डेटा डालो फिर डिलीट करो उन्हें यूज़ करो, इसलिए पेन ड्राइव के आने के बाद ऐसे सीडी रोम का महत्व कम होने लगा है। तो हम देखें तो एक प्रकार से यह कॉम्पैक्ट डिस्क रोम ओनली मेमोरी होता है, और जिन्हें हम देखें तो रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं। देखें तो यह फ्लॉपी की तरह इसमें आप अपने कंप्यूटर से सूचना एकत्र नहीं कर सकते हैं, और यह एक रूप से देखें तो इनका महत्व आज के तौर पर कम होने लगा है, क्योंकि इनकी जगह हम देखें तो पेन ड्राइव ने ले ली है, क्योंकि उनमें हम काफ़ी डेटा स्टोर कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उनमें और भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं इसलिए। और सीडी रोम में सिर्फ हम जो भी माहिती है उनको सिर्फ रीड कर सकते हैं, हाँ बार बार रीड कर सकते हैं, परंतु और एक बार डालने के बाद डिलीट नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे इंटरनेट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं क्या है, इनका प्रयोग हम करते भी हैं। तो इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों में थोड़ा तफावत है। उच्चार के रूप में हम देखें तो दोनों में एक जैसे लगते हैं, परंतु इंटरनेट और इंट्रानेट में थोड़ा भेद है। वे क्या है इनके बारे में देखें तो इंटरनेट के बारे में आप सभी जानते हैं, यह किस प्रकार कार्य करते हैं या तो किसे कहते हैं। तो इंटरनेट और इंट्रानेट का उच्चार एक तरह का है, परंतु इनमें भेद है। इंटरनेट के जरिए हम दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। क्या है, इंटरनेट के जरिए हम दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। दुनिया भर के लोग आपस में मैसेज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और ये इंटरनेट है वे पब्लिक नेटवर्क है। जब भी हम किसी आगे हम देखें तो आज हम देख सकते हैं कि इंटरनेट की अपनी एक ही दुनिया है, एक अपना ही एक युग है। आज के युग को हम इंटरनेट युग भी कहते हैं, और इसकी वजह से सूचना के आदान प्रदान ने क्रांतिकारी रूप ले लिया है। हम चाहे कोई भी प्रोग्राम है वह कोई भी सूचना है वह उनमें आदान प्रदान कर सकते हैं, कि इसलिए यह एक क्रांतिकारी रूप ले लिया है। यह दुनिया भर में फैले कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया एक नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क को तैयार करने के काम में सैटेलाइट है, ऑप्टिक फाइबर है, टेलीफोन लाइन आदि की मदद ली गई है। इंटरनेट खुद एक तरह की दुनिया है जहां हर मसले यानी हर समस्या पर सूचना उपलब्ध होती है, लेकिन इस पर किसी तरह का सरकारी नियंत्रण और भौगोलिक सीमाओं का कोई दबाव नहीं है। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कुछ समय पहले तक हम कंप्यूटरों का ही सहारा लेते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी क्रांति के साथ मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न जैसे उपकरणों पर भी इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट ने सूचना हासिल करना और भेजना इतना आसान बना दिया है कि इंटरनेट क्रांति को सूचना तकनीकी क्रांति भी कहा जाने लगा है। आज हम देखें तो आधुनिक समय में इंटरनेट क्रांति है उन्हें सूचना तकनीकी या तो सूचना टेक्नोलॉजी क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरनेट की आज एक दुनिया है, आज एक युग हो है,
वह क्या करता है, यह एक पब्लिक नेटवर्क है जो पूरे विश्व के कंप्यूटरों को, पूरे विश्व के कंप्यूटर नेटवर्क्स को जोड़ने का वह क्या करता है, कार्य करता है। और पूरे विश्व में हम किसी भी कोने में बैठकर इस इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर पर सारे कार्य कर सकते हैं और पूरे विश्व के साथ जुड़े रहने का एक माध्यम भी बना हुआ है। तो दूसरी बात करते हैं इंट्रानेट। तो इंट्रानेट क्या है? इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटरों का विश्वव्यापी जाल है। इंटरनेट क्या है? आपस में जुड़े कंप्यूटरों का विश्वव्यापी जाल है। तो इंटरनेट इनका छोटा रूप है। सरकार और कंपनियों के विभिन्न ऑफिसों का जो अपनी आपसी नेटवर्क होता है उसे इंटरनेट भी कह सकते हैं। इंटरनेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, चाहे दुनिया के कोई भी व्यक्ति ने यूज़ कर सकता है। वही इंटरनेट किसी खास संस्था की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है। चाहे समझ लीजिए कोई एक संस्था है या तो कोई एक कंपनी है, वे अपनी पूरी कंपनी में अपनी पूरी कंपनी में किसी भी कर्मचारी के साथ सूचना के आदान प्रदान के लिए या तो कोई भी कार्य करने के लिए उनके जो आपसी कंप्यूटर में एक जाल बिछा हुआ होता है, जिनसे पूरे अपनी कंपनी के ही कंप्यूटर जोड़े जाते हैं, जिन्हें हम इंटरनेट के रूप में जानते हैं। जो कोई संस्था या तो कंपनी को अपने कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए यह उपयोगी होता है। जब हम किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात करें, यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करें या कोई मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को जो बात करनी है, कहीं शेयर करनी है, फाइल शेयर करनी होती है, तो यह इंटरनल करना है तो इसमें इंटरनेट काम आता है। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कंपनी के अंदर ही कार्य होता है। यह कंपनी के अंदर होने से किसी दूसरे स्थान से कार्य नहीं कर सकता है। इनमें क्या होता है, कोई कंपनी या तो संस्था अपने कर्मचारियों के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान के कार्य के लिए अपनी कंपनी में ही जो कंप्यूटर के नेटवर्क जोड़े जाते हैं, जिन्हें हम इंटरनेट के रूप में जानते हैं। आगे हम देखते हैं, इनके बाद आते हैं www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, या तो इन्हें WWW के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो ये क्या होता है? www का मतलब क्या होता है? यानी वर्ल्ड वाइड वेब, यह एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस होता है जिन्हें सब देख सकते हैं। इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब यानी दुनिया भर में फैला एक प्रकार का जाल। इंटरनेट पर यह हमें अपनी पसंदीदा साइट पर पहुंचाता है। इस समय इंटरनेट पर हजारों वेब सर्वर है और वेब पेज पर सूचनाएं मल्टीमीडिया रूप में होती है, यानी कि इसमें हम चीज़ें पढ़ सकते हैं, सजीव चित्र भी देख सकते हैं और आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट को सामान्यतः हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन इंटरनेट कई तरह के वर्ल्ड वाइड वेब का मिला जुला हुआ एक रूप है और अधिक व्यापक है। और वे यह ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस होता है जिन्हें सभी व्यक्ति देख सकते हैं और यह क्या करता है, हमें हमारी अपनी पसंदीदा साइट तक पहुंचाने में मददरूप होता है। इनके बाद आता है ईमेल। ईमेल का नाम आप सभी जानते हैं, आज आप इनका प्रयोग अपने मोबाइल में भी करते हैं। तो ईमेल क्या होते हैं? पत्र भेजने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका होता है। ईमेल क्या होता है? पत्र भेजने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। सबसे विशेष बात यह है कि आपका संदेश पलक झपकते ही दुनिया में कहीं भी पहुंच जाता है। इंटरनेट को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में ईमेल का सबसे बड़ा अधिक योगदान रहा है और इंटरनेट सर्फिंग करने वाले अधिकतर लोग ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। कई वेबसाइट मुफ्त ईमेल सेवा पेश करती है। इसके अंतर्गत आप अपनी एक ईमेल पहचान बनाते हैं और उस खास साइट पर आपके पते यानी पहचान पर संदेशा भेज सकते हैं। विश्व में कहीं से और किसी भी कंप्यूटर से इंटरनेट तक पहुंचकर आप ईमेल भेजें और प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल के साथ आप चित्र और आवाज़ वाली फाइलें भी भेज सकते हैं। रोजाना के कामकाज के अलावा बिजनेस संबंधी कार्यों में भी ईमेल का अपना एक महत्व रहा है, जिनका चित्र आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अपने मोबाइल में भी आप इनसे कई कार्य आसानी से कर सकते हैं। यह एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। एक ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक ईमेल का
कंप्यूटर से भेजा जाता है, उसी प्रकार से एक ईमेल को स्मार्टफोन से भी हम भेज सकते हैं। जिस तरह से हम डाक के माध्यम से एक पत्र भेजते हैं, उसी तरह ईमेल पत्र भेजने का एक आधुनिक रूप है। यह लगभग हर जगह उपयोग किया जाता है, चाहे घर, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, कोई उद्योग, बैंक या कोई भी सरकारी या तो प्राइवेट कार्यालय होते हैं। इस माध्यम से हम पाठ, चित्र, फाइल और अन्य कई प्रकार के दस्तावेज भी भेज सकते हैं। और आज के समय में यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। हम इन ईमेल की वजह से पलक झपकते ही दुनिया में किसी भी कहीं पर भी हम मैसेज को पहुंचा सकते हैं। और इंटरनेट को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में इस ईमेल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो हम देखें कि यह क्या कार्य करता है। ईमेल के साथ साथ चित्र और आवाज़ वाली फाइलें भी भेज सकते हैं, या तो हम रोज़ के कार्य में का अलावा बिजनेस संबंधी जो भी कार्य होते हैं वे भी हम इन ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। और इनका प्रयोग तो हम चाहे कहीं से भी कर सकते हैं, घर में, कार्यालय में, स्कूल में, कॉलेज, कहीं भी जगह से, बैंक हो, प्राइवेट या तो सरकारी जो भी कार्यालय होते हैं उन पर, वहाँ पर भी उस स्थान से भी हम यह कार्य कर सकते हैं। और यह पत्र भेजने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है जिन्हें आधुनिक समय में यह हमारे लिए पलक झपकते ही संदेश भेजने का एक माध्यम बना हुआ है। तो इनके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उनके बाद आते हैं HTML, HTTP और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों क्या है उनके बारे में हम देखते हैं। तो HTML क्या है? HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह उनका पूरा फुल फॉर्म है। एक मार्क्स के प्रश्न में यदि आपको पूछा जाए तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा पेश करने के लिए इस कंप्यूटरी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। HTML का उपयोग कब किया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर यदि हम कोई भी डेटा पेश करते हैं तो इनके लिए यह एक कंप्यूटरी जुबान है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। HTML ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके वेब पेजेस लिखे जाते हैं। ज़्यादातर सारी वेबसाइट में HTML का प्रयोग होता है। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। HTML के विभिन्न टेक्स्ट को यूज़ करते हुए आप वेब पेज क्रिएट करते हैं और उनमें विभिन्न एलिमेंट्स जैसे कि इमेज है, ऑडियो, वीडियो, टेबल्स है, टेक्स्ट है आदि ऐड कर सकते हैं। और यह क्या करता है? HTML इंफॉर्मेशन को सुंदर और आकर्षक तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब में प्रेजेंट करने का एक अच्छा माध्यम बना हुआ है। आप देखेंगे कि HTML उनका पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा पेश करने के लिए यह एक कंप्यूटरी जुबान का कार्य करता है। HTML के द्वारा हम इंफॉर्मेशन यानी जो भी सूचना है उनको सुंदर और आकर्षक तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब में प्रेजेंट कर सकते हैं। वो प्रेजेंट करने का यह एक अच्छा माध्यम है और यह एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके वेब पेजेस लिख सकते हैं। ज़्यादातर सारी वेबसाइट में हम HTML का प्रयोग होता है और HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज क्रिएट करने के लिए क्या होती है? यूज़ की जाती है। आगे हम देखते हैं HTTP। तो ये HTTP क्या है? तो हमने यहाँ देखा कि HTTP का अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब से डॉक्यूमेंट मंगाने या तो भेजने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसे भी वेबसाइट के पते में 222 से पहले लिखा जाता है। HTTP क्या होता है? HTTP का अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उनका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक प्रकार का नेटवर्क है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब में उपयोग होता है। HTTP का उपयोग वेब पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यह इंटरनेट पर सूचनाओं को ट्रांसफ़र करने का एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स से है जो कि वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के समय में उपयोग होता है। और इनसे हम वर्ल्ड वाइड वेब से डॉक्यूमेंट मंगाने या तो भेजने के लिए इस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यह दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपके कंप्यूटर पर
विभिन्न सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम चलाने में मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। यह दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपके कंप्यूटर पर विभिन्न जो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम है उन्हें चलाने में वे मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है। यह हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु का कार्य करता है और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक होता है। इसी की सहायता से ही कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। उनके बाद आता है ब्राउज़र। यह ब्राउज़र क्या है? यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने में हमें मदद करता है। जो www है उनमें पहुंचने में भी हमें मदद रूप होता है। नेटस्केप, नेविगेटर, एक्सप्लोरर इनके प्रमुख उदाहरण हैं। और जब हम अपने कंप्यूटर पर ब्राउज़र के चिन्ह पर क्लिक करें तो हम इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। इंटरनेट चलाने के सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इंटरनेट ब्राउज़र। इसे वेब ब्राउज़र भी कहते हैं। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री जैसे लेख, इमेज, वीडियो और ऑडियो और गेम्स आदि को देखने और प्रयोग करने में सहायता करते हैं, जिन्हें हम ब्राउज़र के रूप में भी जानते हैं। उनके बाद आते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है मित्रों? हम अपने मोबाइल से या तो कंप्यूटर से गूगल पर हर रोज़ कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। सर्च इंजन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। आज लोग अपनी हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान सबसे पहले गूगल में ढूंढते हैं। मूवी हो, कोई रेसिपी की विधि हो, किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हम सीधा गूगल पर सर्च कर देते हैं और सारी जानकारियाँ हमें मिल जाती है। इंटरनेट पर अरबों की संख्या में जानकारियाँ भरी है, लेकिन इन सब के बीच में से सिर्फ वही जानकारियाँ हमें दिखाई देती है जो हम खोज रहे हैं। सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को कीबोर्ड के जरिए ढूंढने में यूज़र की क्या करता है, मदद करता है। यहाँ हम देखें तो सर्च इंजन सूचना का एक सागर है, लेकिन इस सागर में मनमाफिक जानकारी ढूंढना कठिन काम हो सकता है। इंटरनेट क्या है? सूचना का सागर है। इंटरनेट में हम चाहे कोई भी माहिती ढूंढे हमें मिल जाती है, लेकिन मनमाफिक जानकारी ढूंढना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन सर्च इंजन नाम की सुविधा इस काम को आसान बना देती है। लगभग सभी वेबसाइटों में सर्च इंजनों की सुविधा होती है, लेकिन कुछ ऐसी खास वेबसाइट है जिनमें सर्च इंजन का काम करती है, जिनमें गूगल, लाइकोस और आस्क प्रमुख है। सर्च इंजन में आपको जिस बारे में जानकारी चाहिए उससे संबंधित शब्द लिखने होते हैं और वह पलक झपकते ही वर्ल्ड वाइड वेब से सारी जानकारी खोज डालते हैं, जिनका एक चिन्ह हम देखें तो यहाँ पर दिया गया है। आप कंप्यूटर हो, चाहे गूगल या फेसबुक या तो मोबाइल में यूट्यूब है, चाहे जिनमें भी आप देखेंगे सर्च इंजन के द्वारा हम जो भी माहिती है उन्हें तेज़ गति से प्राप्त कर सकते हैं। उनके बाद आते हैं ई कॉमर्स। यह ई कॉमर्स क्या होते हैं मित्रों, उनके बारे में हम जानकारी खोजें या तो देखें तो ई कॉमर्स है वे क्या कार्य करते हैं और इनका प्रयोग क्या होता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी वाणिज्य। यह भी इनका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे ही कारोबार करना संभव हो गया है। इसमें अब तक सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पैसे का भुगतान किस तरह किया जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड और डिजिटल हस्ताक्षर नाम की तकनीकी से इसे अब संभव कर दिया गया है। ई कॉमर्स दो तरह का होता है, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, और इनके अंतर्गत दो कंपनियों आपस में कारोबार करती है। तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। इसके तहत कंपनियां इंटरनेट के जरिए आम लोगों को सामान बेचती है। ई कॉमर्स एक प्रकार से वाणिज्य व्यापार का कार्य करते हैं और इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे ही कई व्यक्ति अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है, उनके बारे में उन्हें माहिती प्राप्त करा सकता है। तो उनके जो पैसे भुगतान है उनकी जो समस्या है वह अब क्रेडिट कार्ड और डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा आसान हो चुकी है। आज आप देखेंगे कोई भी बड़े बड़े मॉल होते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, उनके जो कंपनी के लोग होते हैं वे हमें ऐसे ई कॉमर्स के द्वारा या तो इस प्रकार अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और हम क्रेडिट कार्ड के द्वारा या तो उनके पैसे उनमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यह एक वाणिज्य का एक बहुत ही माध्यम रहा है
और यह दोनों प्रकार से कार्य करते हैं। B2B यानी इनका अर्थ होता है बिजनेस टू बिजनेस, यह भी हमारे 1 मार्क्स का प्रश्न है। जिनमें क्या होता है, इसके अंतर्गत 2 कंपनियां आपस में कारोबार करती है। तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। इसके तहत कंपनियां इंटरनेट के द्वारा आम लोगों को अपने सामान बेचती है और उनसे अपने पैसे कनेक्ट करती है। यह था ई कॉमर्स। आगे हम देखते हैं ब्रॉडबैंड और बैंडविड्थ क्या होते हैं। ब्रॉडबैंड क्या होता है, इसके द्वारा हम बहुत तेज़ी से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड क्या होता है, जिनके द्वारा हम बहुत ही झड़प से जो होता है इंटरनेट उनको एक्सेस कर सकते हैं। आगे हम देखें तो डिजिटल और फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से ब्रॉडबैंड का सपना पूरा हो पाएगा। समूचे यानी पूरे विश्व में इस समय इस दिशा में काम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इंटरनेट से आने वाली सूचना को अधिक तेज़ी से कंप्यूटर या फिर अन्य मशीनों पर हासिल किया जा सकेगा। विशेष रूप से चित्रों और आवाज़ वाली फाइलों को अभी इंटरनेट से कंप्यूटर पर लेने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन ब्रॉडबैंड इस काम को आसान बना देता है। ब्रॉडबैंड एक प्रकार से हम देखें तो इंटरनेट फैलाने का एक कार्य करता है और डिजिटल और फाइबर ऑप्टिक की मदद से ब्रॉडबैंड का सपना पूरा हुआ है। पूरे विश्व में इस समय इस दिशा में कार्य हो रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इंटरनेट से आने वाली जो सूचना को अधिक तेज़ी से कंप्यूटर या तो अन्य मशीनों पर हासिल किया जा सकता है। जो भी हम माहिती प्राप्त कर रहे हैं वह तेज़ गति से प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से चित्रों और आवाज़ वाली फाइलों को भी अभी इंटरनेट से कंप्यूटर पर लेने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन ब्रॉडबैंड इस काम को आसान कर देते हैं। चित्र वाली फाइल हो या तो कोई ऑडियो आवाज़ वाली फाइल होती है जिन्हें हम अपने कंप्यूटर मशीन में प्राप्त करना काम कठिन था, लेकिन ब्रॉडबैंड की वजह से वह काम अब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ब्रॉडबैंड है वो एक प्रकार से वो क्या कार्य करते हैं, तो एक इंटरनेट को फैलाने का वह एक प्रकार से कार्य है जो हमें कोई भी कार्य है वह तुरंत और आसानी से प्राप्त होता है। आगे हम बात करेंगे बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है, यह किसी नेटवर्क कनेक्शन की क्षमता होती है। क्षमता यानी शक्ति होती है। नेटवर्क कनेक्शन की क्षमता है या तो नेटवर्क प्राप्त करने की जो शक्ति है। इस शक्ति से पता चलता है कि उस नेटवर्क में जो डाटा या तो डेटा का प्रवाह कितनी गति से हो रहा है। जितनी अधिक बैंडविड्थ होगी इंटरनेट आदि से डाउनलोड भी उतने ही तेजी से किया जा सकेगा। बैंडविड्थ क्या है, तो बैंडविड्थ नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन की अधिकतम डेटा ट्रांसफर रेट का वर्णन करता है। यह मापता है कि किसी निश्चित समय में किसी विशिष्ट कनेक्शन पर कितना डेटा भेजा जा सकता है, या तो डेटा की जो गति होती है उनको मापने का यह एक कार्य करता है। और बैंडविड्थ के द्वारा हम जान सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वह कितनी गति से, तेज गति से वह क्या होता है, स्टोर किया जाता है या तो प्राप्त किया जा सकता है। उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ब्रॉडबैंड है वह एक प्रकार से इंटरनेट फैलाने का या तो तेज गति से प्राप्त करने का कार्य है, और बैंडविड्थ भी वह क्या है, किसी भी डेटा को तेज गति से प्राप्त करने का कार्य करते हैं। उनके बाद आते हैं वायरस। वायरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह एक प्रकार से घुसपैठ या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क या फिर कंप्यूटर पर आकर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तबाह कर देता है। यह टेलीफोन लाइन या फिर फ्लॉपी या तो डिस्क के माध्यम से घुसपैठ करता है। आजकल ईमेल के जरिए वायरस भेजे जाने लगे हैं। पिछले दिनों में आई लव यू वायरस के जरिए कुछ हैंकरों ने दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर दिया था, पूरी तरह से नष्ट कर दिया और करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था। यह वायरस एक प्रकार से क्या होता है, घुसपैठिया प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में कभी कभी फ्लॉपी के माध्यम से या तो हम देखें तो कोई मोबाइल के माध्यम से या तो एक ईमेल के जरिए भी आज इन्हें भेजा जाने लगा है। और जो वे क्या करता है, कंप्यूटर की सारी जो सिस्टम होती है, कंप्यूटर का जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उन्हें वह नष्ट कर देते हैं। और ऐसे वायरस के द्वारा हमारी जो भी मेहनत है, जो भी हमने कार्य किया है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो कई प्रकार से यह नुकसानकारक भी होता है। आगे हम उनके बाद देखते हैं तो ISP और
ASP, ये दोनों क्या है? ISP और ASP क्या है? तो ISP है, इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, यानी वह कंपनी जो इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। ये कंपनियां ऑप्टिक फाइबर, टेलीफोन लाइन या तो फिर केबल के जरिए अपनी सेवा उपलब्ध कराती है। अभी तक टेलीफोन लाइन का तरीका अधिक प्रचलित था, लेकिन अब ऑप्टिक फाइबर और केबल के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने लगे हैं। इस सेवा के लिए ISP प्रति घंटे हिसाब से पैसे लेते हैं, लेकिन कई ISP ने फ्री सेवा भी शुरू की है। उनकी आय के स्रोत इंटरनेट सेवा के साथ आने वाली विज्ञापन होते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो क्या कार्य करती है, तो हम देखें कि वे इंटरनेट की फ्री सेवा उपलब्ध कराती है। तो कुछ घंटों के लिए वे पैसे लेती है, तो कुछ ISP ने फ्री सेवा दी है और उनकी जो आय होती है, उनकी जो आवक होती है, वह इंटरनेट सेवा के साथ साथ आने वाली जो एडवर्टाइज होती है, उनसे विज्ञापन होती है, उनसे वे अपनी आय को प्राप्त करते हैं। उनके बाद आते हैं ASB, इसका मतलब होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड, यानी ये इंटरनेट और उससे जुड़े कारोबार की ज़रूरतों के अनुरूप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर आदि तैयार करते हैं। E-कॉमर्स को दुनिया में इनकी ज़रूरत रोज़ बढ़ जाती है। जो यह है ASP, इनका मतलब होता है एक एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड, यानी ये इंटरनेट और उससे जुड़ी कारोबारों की ज़रूरतों को के अनुरूप सॉफ्टवेयर आदि तैयार करते हैं। और E-कॉमर्स की जो वाणिज्य की जो दुनिया है, उनमें यह ASP ज़्यादातर कार्य करते हैं। उनके बाद आते हैं 3G और 4G फ़ोन, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। आजकल जिन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है वह दूसरी पीढ़ी का है, लेकिन अब तीसरी और चौथी पीढ़ी के मोबाइल फ़ोन विकसित करने की दिशा में काम होने लगे हैं। इन सेल फोन की विशेषता यह है कि उनमें हम PC की तरह इंटरनेट देख सकेंगे, मल्टीमीडिया संदेश भेजना आसान हो जाएगा और सूचना भेजने की रफ्तार बहुत ही तेज हो जाएगी। हम देख सकते हैं कि 3G और 4G मोबाइल के द्वारा हम जो भी कार्य करते हैं वह आसानी से और निश्चिंततापूर्वक या तो बहुत ही सटीक कार्य इनसे हो रहे हैं। आजकल इनमें भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, इनमें कहीं भी नए नए अपडेट आते रहते हैं, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। उनके बाद आते हैं वेब, वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। वह एक तकनीक है जिनसे हम मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट देख सकते हैं। वेब क्या होते हैं, उनका पूरा नाम होता है वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। वह एक तकनीक है जिनसे हम मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट देख सकते हैं। इन मोबाइल उपकरणों में सेल फोन, पाम टॉप, डिजिटल डायरी आदि शामिल होते हैं। और अभी वेब की मदद से हम सिर्फ टेक्स्ट इंटरनेट यानी बिना चित्रों वाला इंटरनेट भी देख पाते हैं। फिर उनके बाद है SMS और EMS। SMS के बारे में आप सभी जानते हैं, जिस तरह इंटरनेट पर ईमेल के माध्यम से संदेश भेजते हैं, और उसी तरह मोबाइल फ़ोन से छोटे छोटे लिखित संदेश भी किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन पर भेज सकते हैं। इन संदेशों को SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस भी कहते हैं। SMS क्या होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ये छोटे छोटे मैसेज के मैसेज भेज सकते हैं। इन संदेशों को SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस कहते हैं। दुनिया भर में SMS काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन इनके आकार की सीमा निर्धारित होती है, तय की जाती है। इसके अधिक करने के लिए एक्सटेंडेड मैसेज सर्विस यानी EMS विकसित करने पर काम हो रहा है, जिससे लंबे संदेश जिनमें कभी कभी चित्र या तो संगीत वाली फाइल भी शामिल होगी, जिन्हें हम आसानी से भेज सकते हैं। आज मोबाइल के जरिए हम सभी कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो SMS और EMS वे क्या होते हैं, छोटे छोटे लघु संदेश भेजे जा सकते हैं। उनका आकार छोटा होता है और वे छोटे छोटे मैसेज भेज सकते हैं, और इनमें काफ़ी नई रूप से कार्य करने का प्रयोग भी आज चल रहा है। उनके बाद आते हैं इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी क्या है, जिनका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो इंटरनेट की दुनिया की अगली क्रांति इंटरनेट टेलीफोनी है। इसके माध्यम से इंटरनेट का इस्तेमाल टेलीफोनी की तरह किया जा सकेगा। इससे टेलीफोन कॉल पर आने वाला जो खर्च होता है वह बच जाएगा। कुछ पश्चिमी देशों ने तो इनका प्रचलन लोकप्रिय भी है।
इसमें वॉइस ऑन इंटरनेट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कई देशों में परंपरागत टेलीफोन कंपनियों ने इसके खतरे को भी भांपते हुए या देखते हुए रोकने की कोशिश की है, लेकिन वे असफल रही है। यह एक प्रकार से क्या होते हैं, आप अपने मोबाइल में बिना सिम कार्ड के प्रयोग के भी आप क्या कर सकते हैं, टेलीफोनी का प्रयोग कर सकते हैं। या तो वाईफाई के माध्यम से भी आप किसी भी व्यक्ति को या तो मैसेज भेज सकते हैं या तो ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। यह पश्चिमी देशों में इन पर काफ़ी तौर से कार्य हुआ है। आगे हम देखें सर्वर। सर्वर क्या होते हैं, आप लोगों ने कभी कभी बैंक में या तो कोई कंपनियों में सुना होगा कि सर्वर डाउन है या तो एरर बता रहे हैं। तो सर्वर क्या होता है, एक रूप में हम आगे देखें सर्वर के बारे में, तो सर्वर एक कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या तो डिवाइस है जो अन्य कंप्यूटरों के डेटा प्रदान करता है। सर्वर यानी सर्व करती है, चाहे कोई ईमेल भेज रहे हैं या किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं डेटा रूप में स्टोर है। कोई भी कंप्यूटर या डिवाइस जो अनुपयोग या सेवा प्रदान करते हैं उन्हें हम सर्वर के रूप में जानते हैं। यह किसी नेटवर्क का ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि सारे नेटवर्क के लिए किसी एक खास काम की जिम्मेदारी संभालता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो अगर किसी नेटवर्क में प्रिंट सर्वर है तो वह नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों के प्रिंट निकालने संबंधी काम की देखरेख करता है। या तो इनका ज़्यादातर प्रयोग हम देखें तो बैंक में या तो कंपनियों में इनका प्रयोग होता है। वे क्या करते हैं, सर्वर यानी सर्व करने का कार्य करते हैं, जो भी डेटा है उनको सर्व करने का कार्य करते हैं। कंप्यूटर में या तो किसी एक स्थान में डेटा संग्रहित है, परंतु वे क्या करते हैं, एक प्रकार से खास जिम्मेदारी निभाते हैं। और उदाहरण के लिए यहाँ दिया है कि किसी नेटवर्क में प्रिंट सर्वर है तो वह नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों के प्रिंट निकालने संबंधी कार्य की देखरेख करता है। सर्वर के बारे में हमने देखा। उनके बाद आते हैं फैक्स। फैक्स के बारे में आप लोग भी जानते हैं, इसे फैक्सिमाइल भी कहते हैं। यह रेडियो तरंगों या फिर टेलीफोन लाइनों से लिखित जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और उसे उसी स्वरूप में हासिल करना संभव बनाता है। हम देखें कि एक जगह से कोई भी माहिती है वो दूसरी जगह उसी प्रकार उसी रूप में भेजने का या तो जानकारी को लिखित रूप में भेजने का वह एक प्रकार से माध्यम है। साधारण फैक्स मशीन से जब सूचना भेजी जाती है तो वह उसकी लिखित और ग्राफिक जानकारी को स्कैन कर लेती है और टेलीफोन नेटवर्क से दूसरी फैक्स मशीन तक भेज देती है, जहां उसे उसके मूल स्वरूप में हासिल कर लिया जाता है। इंटरनेट और सूचना क्रांति के आने के बाद इंटरनेट से भी फैक्स भेजना संभव हो गया है। यहाँ तक मोबाइल फ़ोन पर भी आप फैक्स हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर उनका एक फैक्स मशीन का चित्र भी आपके सामने दिया गया है। तो हम देखें तो यह एक प्रकार से क्या है, रेडियो तरंगों या तो फिर टेलीफोन लाइनों से लिखित जानकारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कार्य करते हैं और वह पूरी माहिती है जो हम उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और आधुनिक युग में हम देखें तो यह मोबाइल फ़ोन पर भी हम फैक्स हासिल कर सकते हैं। उनके बाद आते हैं मोडेम। मोडेम का क्या मतलब है, उनके बारे में हम देखें तो डिजिटल डाटा भेजने के लिए मोडेम का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी डिजिटल डेटा होता है उन्हें भेजने के लिए इनका प्रयोग होता है। जब हम किसी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट से जोड़ते हैं तो वहाँ भी यह काम मोडेम ही करता है। यह एक डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदलकर तरंगों के रूप में भेज देता है। मोडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित होता है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का कार्य मोडेम नाम के एक डिवाइस द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक सेतु का काम करता है मोडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो पीसी और टेलीफोन लाइन के मध्य में लगाई जाती है। कंप्यूटर में डेटा डिजिटल फॉर्म में अर्थात डिजिटल अवस्था में रहते हैं और टेलीफोन लाइन पर डेटा एनालॉग फॉर्म में मौजूद होता है। मोडेम कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देता है जो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन के माध्यम से फॉलो होता है। यहाँ हमने देखा कि डिजिटल डेटा भेजने के लिए मोडेम इस्तेमाल किया जाता है।
इस पूरे चैप्टर में हमने सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, उनके उपादान कौन कौन से हैं और उन सभी का किस प्रकार कार्य है उनके बारे में हमने यहाँ पर माहिती देखी है। इनके स्वाध्याय के प्रश्न हैं वे हम लोग नोटबुक में लिखेंगे। आशा है आपको यह पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप यदि इनको चाहें तो एक बार और फिर से देख सकते हैं। नमस्ते।